दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल विल। पाकिस्तान में एक और ख़तरनाक आतंकवादी जो भारत में मोस्ट वांटेड था, जियाउर रहमान उर्फ अबू खताल, अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार गिराया गया। ये 22-23 के करीब लगभग संख्या हो चुकी है जो भारत विरोधी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर मार गिरा चुके हैं। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जिसके बारे में पहले ये दावा किया जाता था कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है और भारत पे बहुत भारी पड़ रही है, वो उसको इतना असहाय वो साबित हो रही कि उन अज्ञात हमलावरों का पता नहीं लगा पा रही है। अब पाकिस्तान की हुकूमत ये राग अलाप रही है कि ये सारे हमले अजीत डोभाल द्वारा, जो भारत में प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके द्वारा कराया जा रहा है। और वो रॉ के अधिकारी रह चुके हैं अजीत डोभाल, और उनको भी जासूसी के मामले में एक बहुत बड़ी महारत हासिल शुरू में रही है। और अब उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कद्रदान मिल गया, तो अब वो पूरी भारत के खुफिया तंत्र के जो है वो केंद्र बिंदु में आ गए हैं। और उसके बाद से एक तरह से वो भारत के खिलाफ जो तमाम सारे अलगाववादी आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी दुनिया के तमाम दूसरे देशों में, उन सब में, केवल पाकिस्तान में नहीं, सब में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। सब एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। पाकिस्तान में तो हमने बता ही दिया कि 22 से ऊपर आतंकवादी जो लश्कर तैयबा से और हिजबुल रहमान से और उनसे और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, वो आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत पता नहीं लगा पा रही कि कौन से अज्ञात हमलावर है, कौन से जो है तो वो मार के गिराए जा रहे। इसका मतलब साफ जाहिर है, भारत सरकार औपचारिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन जो है वो ये अंदाज़ा तो लगाई जा सकता है कि ये सारे अजीत डोभाल का करिश्मा है। और क्योंकि कानूनी तौर से तो उनको दंड दिलाना बहुत मुश्किल था। अब हाफिज सईद ने यहाँ बहुत आतंकी हमले कराए। 26/11 का आतंकी हमला भी उसी के द्वारा कराया हुआ था। वो भारत की बात, पिछली हुकूमत भारत की जो थी वो बड़ी डिफेंसिव, बड़ी लाचार जैसी उसके सामने साबित हो रही। वो एक के बाद एक घटना करा देता था। लेकिन अब हाफिज सईद को खुद ही जान के डाले पड़े। और ये जो अबू खताल मारा गया है, अबू खताल के मारे जाने के बारे में, कि उसके बारे में जो ये बात सामने आई कि पाकिस्तानी आर्मी की वैसे हिफाजत में था, पाकिस्तानी आर्मी का हिफाजती दस्ता इसके साथ में था, लेकिन वो इसको बचा नहीं सका। और जब इस पर हमला हुआ है, उस समय पे जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया ने जो शुरुआत में खबरें दी, उन खबरों में तो ये बताया गया है कि हाफिज सईद भी उस हमले में घायल हुआ है। हालांकि उसके बाद में उन खबरों को दबा दिया गया, क्योंकि नंबर एक तो अमेरिका ने भी हाफिज सईद के मामले को बहुत बड़ा आतंकवादी करार दिया था और उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था। तो पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर ये घोषित कर रखा कि हाफिज सईद जेल में है। और जेल में होने के बावजूद भी वो पता चला कि इधर उधर रफ्तार करता घूम रहा है, और इधर झेलम के इलाके में फिर वो कैसे पहुंचा, ये सवाल उठता। अगर ये हो जाता कि हाफिज सईद भी घायल हुआ है, तो इन खबरों को दबा दिया गया और ये खबरें प्रचारित की गई कि पाकिस्तानी आर्मी ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। और जो है वो और उसके लड़के अबू तला की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये खबरें एक तरह से चकमा देने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। जहाँ तक जो खबरें मिल रही, वो खबरें यही कि नहीं, इस हमले में जो है वो हाफिज सईद को भी बड़ा नुकसान हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके बारे में, मसूद अजहर के बारे में खबर है कि उसकी पहले ही उसका सफाया करा चुकी है भारतीय खुफिया एजेंसी। हालांकि अभी पुष्टि नहीं कर पाई, और भारत तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से उसकी पुष्टि कर भी नहीं सकता। क्रेडिट जो अगर वो करा रहे हैं अजीत डोभाल ऐसा, तो अजीत डोभाल की कराई की
क्रेडिट भी नहीं ले सकता वो। कनाडा में भी जो पृथकतावादी थे, खालिस्तानवादी जो आतंकवादी थे, उनमें से भी कई लोगों का जो सफाया हुआ है, तो सफाए में भी वहाँ की कनाडा की जो पिछली हुकूमत थी, जो पिछले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो ट्रूडो, वो तो खुलेआम आरोप भारत पर लगा ही चुके थे। इसलिए भारत के और कनाडा के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। उधर अमेरिका में भी एक आतंकवादी की हत्या हुई, भारत विरोधी आतंकवादी की, लेकिन वो अमेरिका का नागरिक था, और उस बिना पे अमेरिका में भी ये माना गया कि अजीत डोभाल ने उसको कराया है। और अजीत डोभाल का खुल के नाम तो नहीं लिया है, लेकिन एक भारत के एक जो है नागरिक को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है अमेरिका में FBI द्वारा। उस पर मुकदमा चल रहा है कि ये उसका हाथ था, और उसने नई दिल्ली में बैठे किसी आका के इशारे पर ऐसा नहीं किया था। लेकिन अब कूटनीतिक चैनलों से जो है वो भारत प्रयास कर रहा है कि वो उसको रफा दफा कर दे। लेकिन जो भी हो, अब दुनिया के जो है दूसरे देश चाहे कुछ उंगलियां उठाएं, और उंगलियां उठाएं भी तो जो है उठाते रहें, लेकिन जो भारतीय अवाम है, जो भारतीय जनता है, वो अगर ऐसा कर रही है, ऐसा अजीत डोभाल ऐसा करा रहे, तो वो अजीत डोभाल के साथ में, और बाकी और जो है वो मोदी सरकार की इस मामले में, मोदी सरकार की इस नीति का अधिकांश भारत की देशभक्त जनता बहुत समर्थन करती है। क्योंकि हम लोग मरने के लिए नहीं बैठे हुए कि हम लोग केवल आपकी निंदा करने तक और आपको डोजियर पाकिस्तान को भेजते रहें, और आप लगातार जो है वो हमारे ऊपर हमले कराते रहें, हमारा हर बड़ा शहर असुरक्षित हो जाए, हमारी पूरी व्यवस्था डामाडोल हो जाए, कश्मीर में ऐसा लगने लगे कि पाकिस्तान का ही नियंत्रण हो गया। तो ये सब कुछ जो है ये सब भारत की जनता के लिए ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें हो गई। तो अब भारत को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी अमेरिका में भी अपने दुश्मनों को मार के गिरा रही है। वहाँ पे कनाडा की सरजमीन पर भी, दुनिया की किसी भी सरजमीन पर जो है जब अगर भारत विरोधी तत्व हैं तो उनको मार गिराने में आज का भारत सक्षम है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत के जो हमारे जो पूर्वज रहे, वो उनको तो इसी बात की उनकी बड़ी गलती मानी जाती है कि वो यहीं देश तक ही अपने आप को उन्होंने सीमित बनाए रखा। अगर उन्होंने भी हमला को सबसे प्रतिरक्षा नीति समझा होता, जो एक सिद्धांत है, तो फिर वो दुनिया के दूसरे देशों में अपने विस्तार करने के लिए हमले कर रहे होते, और किसी का एहसास नहीं था विदेशी आक्रामक तक कि वो जो है फिर वो भारत पर हमले करने की सोच सकता। भारत अगर उस समय आक्रामक रुख प्रदर्शित कर रहा होता, तो ये तो उस समय पे हमारे जो पूर्वजनों की नीति थी, उनकी नीतियों की एक बड़ी विफलता थी। तो आज अगर उस नीति को ये किया जा रहा है कि नहीं, हम जो है पहले मारे सो मीर, अब हम उस कहावत को मानने वाले हैं, तो भारत में तो इस कहावत का व्यापक रूप से जो है स्वागत भी हो रहा है, और ये भारतीयों के मनोबल बढ़ाने की भी खबर है। अब इसमें है क्या कि जब जो है मुसलमानों के संबंध में जो मोदी सरकार की नीति थी, या भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकारों की नीति है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की, तो उस नीति के आधार पर ये अंदेशा प्रकट किया जा रहा था। भारत का भी एक जो धर्मनिरपेक्ष तबका है, वो जो है वो भी अंदेशा प्रकट कर रहा था, और वहाँ की ISI इसको जो है इस अवसर को भुनाने के चक्कर में थी कि इसकी वजह से ये है कि वो एक भारत के प्रति एक जो इस्लामिक नफरत बढ़ेगी। तो वो इस्लामिक नफरत जो एक तरह से एक बढ़ेगी पूरे पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में जो तमाम सारे की जो अलगाववादी आवाज़ें उठ रही हैं, वो अलगाववादी आवाज़ें दब जाएंगी। और जैसे भारत में हिंदू एकजुटता का नारा बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है, वैसे ही पाकिस्तान में मुस्लिम एकजुटता का नारा एकदम बुलंद हो उठेगा, और पाकिस्तान में ये सब अलगाववादी आवाज़ें उसके नीचे दब जाएंगी, और उससे पाकिस्तान की हुकूमत को एक नया बल मिलेगा, और वो जो है वो और उसका सहारा लेके वो
भारत में भी एक मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को अपना मोहरा बना के यहाँ पे भी कुछ भारत विरोधी गतिविधियाँ तेज करा पाएगी, भारत को मुश्किल में डालने वाली। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान तो इससे एकजुट हो ही जाएगा। लेकिन एकजुट कौन हुआ? हिंदुत्व के आधार पर एकजुटता, जिस हिंदुत्व में इतने अधिक अलगाव के इतने अधिक तत्व मौजूद हैं, जैसे तमिलनाडु में है कि तमिलनाडु में तमिल संस्कृति अलग बात हो रही है। तमिल भाषा का मुद्दा स्टालिन की सरकार ने फिर एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, हिंदी के खिलाफ फिर एक माहौल बना दिया। कमोबेश दक्षिण के तो ज़्यादातर राज्यों में ही, पंजाब में भी जब से आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी है तो तब से जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से खालिस्तानी आंदोलन को कुछ खाद पानी उसके बाद में मिलने लगी। तो भारत में भी उपराष्ट्रीयताओं के बहुत झगड़े थे, लेकिन ये हिंदुत्व का परचम जो ये था कि इन उपराष्ट्रीयताओं के झगड़े, दलित वर्सेस सवर्ण के झगड़े, ये सब झगड़े इसके जो यहाँ की ये सब झगड़े उसकी जो हिंदुत्व की एकजुटता है उसको तार करके रख देंगे। और भारत में ये इस तरीके का जो हठयोग है, ये पूरी एक रूपता का, हिंदुत्व एक रूपता का जो मोदी सरकार का हठयोग है, ये उसको एक बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये उसके जो भारत ने जो तमाम पेबंद लगा के और सारी उपराष्ट्रीयताओं को जो है एक उसमें चादर में दिखाने का जो प्रयास किया है, तो सारे पेबंद खुल जाएंगे और वो सब सीवरें जो है उधर जाएंगी और भारत बिखराव की तरफ हो जाएगा। लेकिन भारत में तो ISI ने अगर ये देखा हो, ये देख के मोदी सरकार की मुस्लिम नीति को देख के और मोदी सरकार के जो अनुयायी राज्य सरकारें उनकी ये देख के अगर कोई ऐसा मंसूबा बनाया भी हो, ऐसा प्लान बनाया भी हो, तो ISI तो अपने इस प्लान में विफल हो गई। पर्याप्त जबकि गुंजाइशें थी उनके पास में कि वो ये जबकि यहाँ पे विघटनकारी और अलगाववादी भावनाओं को तूल दे सकते थे, लेकिन वो भावनाएं बहुत भारी नहीं पड़ रही, बल्कि स्थिति ये पैदा हो रही कि तमिलनाडु में भी स्टालिन हल्के पड़ रहे हैं। तमिलनाडु में भी जो है हिंदुत्व का ज्वार जो है पिछले, अगर आज अपनी दम पे सरकार बनाने की स्थिति में न भी आ पाई हो भाजपा में, तो भाजपा शक्तिशाली तो वहाँ हुई है और वो जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उस दिशा में ये कि कल को अगर वहाँ पे भी भाजपा की सरकार बन जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ। पूर्वोत्तर में भी है, पूर्वोत्तर में कितने बड़े पैमाने पे ईसाईकरण हुआ था, तो ये था कि पूर्वोत्तर में तो भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता होगी ही नहीं। और वो उन्होंने वहाँ की जो आदिवासी संस्कृति थी उसको भी उसमें हिंदुत्व की एक रूपता में जज्ब करने की कोशिश की थी। लेकिन ये सारे वहम भी खामखा के साबित हुए और वहाँ पे भी हिंदुत्व का गाढ़ा रंग चढ़ा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान न तो शुरू से अपनी उपराष्ट्रीयताओं का प्रबंधन कर पाया था और ना आज स्थिति ये हो गई कि वो ये देखे कि वहाँ पे ये दिखा के वहाँ ISI ये सोच रही थी कि भारत में इस्लाम का, मुसलमानों का के खिलाफ इतनी दमनकारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और एकदम पाकिस्तान में एकदम जो है इस्लामिक भावनाओं का एक ऐसा ज्वार, एक ऐसा उन्माद पैदा कर दें जिससे उपराष्ट्रीयताओं का प्रबंधन हो सके। लेकिन वो उपराष्ट्रीयताओं का प्रबंधन होने की बजाय पाकिस्तान की हालत तो अब और ज़्यादा खस्ता हो गई, जबकि उसके पास में इस समय गुंजाइशें मौजूद थी। और कोई अगर अन्य भी प्रेक्षक सोचता, वैसे एक लॉजिकली भी अगर मतलब कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता तो भी उसे को यही लगता कि हिंदुओं है कि भारत में मुसलमानों पर हो रहे तथाकथित अत्याचार की खबरें पाकिस्तान को एकजुट करने में बहुत मदद कर रही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो जैसे वहाँ पे बलूचिस्तान वाले इलाके में जो लगातार रोजाना एक फिदाइन हमला हो रहा है। पहले पाकिस्तान की ट्रेन पर हमला हुआ, एक दिन पहले पाकिस्तान की सेना की कॉन्वॉय पर हमला हुआ, वहाँ पर पख्तूनवा में भी वहाँ पर भी हमले चल रहे। सिंध में भी आवाज़ें बहुत ज़्यादा अलगाववाद की आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही हैं। और जो पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है POK में भी वहाँ पर तो सेना की दम पर वहाँ की लोगों की आवाज़ को खामोश किया जा रहा है, वरना उन लोगों का भी पाकिस्तान से जो है वो मोह भंग उन लोगों का भी हो चुका है। तो कहने का मतलब ये कि
सिर्फ जो है धर्म के कहीं एकजुटता का या एक राष्ट्र बनाने का आधार नहीं हो सकता। आज मोदी सरकार का तरीका अलग है, उपराष्ट्रीयताओं का प्रबंधन करने का पिछली सरकारों का तरीका अलग था, और उपराष्ट्रीयताओं के कारण भारत में भी एक ज़माने में खालिस्तानी आंदोलन भी बहुत शक्तिशाली हो गया था। एक बार की लगा था कि कश्मीर भी भारत के हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रीयताओं का बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन प्रबंधन पिछली सरकारों ने भी किया और मोदी सरकार ने भी शानदार प्रबंधन किया। उसने केवल कश्मीर में केवल यही नहीं कि अनुच्छेद 370 ही समाप्त करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि कश्मीर के मुसलमानों का दिल जीतने में, मुसलमानों के एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने में और इस हकीकत का एहसास कराने में कि बदहाल पाकिस्तान के साथ जाने से बेहतर है या एक अलग राष्ट्र बोलने से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मज़े लूटने हैं, ज़्यादा अमन चैन से खुशहाली से रहना, तो हिंदुस्तान के साथ में अपनी तकदीर बांध लेना, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना। हिंदुस्तान इतना बड़ा और आज शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है कि अब कोई भी उसकी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कोई राज्य अलग होने की सोच नहीं सकता। तो इसमें भी वहाँ तेज़ी से विकास करा के वहाँ के और उन विकास में वहाँ के स्थानीय लोगों को जो रोज़गार मिला, वहाँ जो पर्यटन उद्योग है उसको ज़्यादा बढ़ावा देने से, उसके बाद में जब उनको ये सांसारिक असली